अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम हम लोग के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जिस मकाम पर मैं मौजूद हूं, ये वही सड़क है, ये वही जगह है कि जहां पर अब से कुछ अर्सा पहले सन 2013 में हमने सानिया गुजरात की खबर सुनी कि जिसमें बहुत से बच्चे स्कूल वैन में मौजूद थे और अपने स्कूल की तरफ जा रहे थे कि हादसा हुआ और उस हादसे के नतीजे में ये बच्चे झुलस गए, घरों में सफाई मातम बिछ गया। और हमने उस वक्त यही तहिया किया और हर तरफ यही कहा जा रहा था कि जी अब इक़दामात होंगे और इस तरह के हादसात को नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि आज एक दफ़ा फिर एक ऐसा ही हादसा आपकी खिदमत में हम लेकर हाजिर हैं कि जिसमें 7 अफराद मौके पर झुलस गए और एक शख्स जाकर अस्पताल दम तोड़ गया। ये मुसाफिर वैन थी जो सुबह सवेरे रात की तारीकी में इसी सड़क पर से गुजर रही थी। 15 मुसाफिर इसमें सवार थे कि एक ट्रैक्टर और ट्रॉली जो कि सड़क के उस तरफ से गुजर रहा था, लेकिन उल्टा और उलटने के बाद उसकी ट्रॉली जो थी वो सड़क के इस तरफ, यानी कि जिस समत में वो जा रहा था उस समत की दाएं जानिब ये ट्रॉली उलट कर पड़ी हुई थी, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में ओवरलोडेड थी, गन्ना था उसमें। और सुबह सवेरे ये हाईएस वैन जब यहाँ से गुजर रही थी कि जिसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि 15 मुसाफिर सवार थे, धुंध थी, अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दिया और ये हादसा पेश आया। जब ये हादसा पेश आया तो वैन और ट्रॉली का ये तसादुम था और इस हादसे के बाद वैन में पेट्रोल भी था, सिलेंडर भी था, सीएनजी का सिलेंडर फटा और फिर उसके नतीजे में ये 7 अफराद मौके पर झुलस गए। हम सड़क की उस जानिब जाकर आपको दिखाते हैं कि अभी भी ये पेट्रोल यहाँ पर वाज़ेह पता चल रहा है कि कोई हादसा हुआ है, ये यहाँ पर पेट्रोल की लीकेज हुई है और ये पेट्रोल चूंकि जला है, आग लगी है, धमाका हुआ है, सिलेंडर फटा है, तो अभी भी इस पे वाज़ेह निशानात मौजूद हैं। बात ये समझ में नहीं आती है कि हमारे जो मुतल्लिका हुक्काम हैं, जो कोई मुतल्लिका पुलिस स्टेशन है या जो इदारा है जिसको इस तरह के वाक़यात की रोकथाम करना है, वो सोते क्यों रह जाते हैं? वो अपनी ड्यूटी सही से क्यों नहीं निभा रहे होते? वो अपनी जिम्मेदारी को क्यों नहीं सही से निभा रहे होते? उनकी नज़र में क्या लोगों की जान की कोई कीमत नहीं होती? क्या उनका ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि वो ये तमाम इक़दामात करें, बर वक्त इक़दामात करें ताकि लोगों की जान को बचाया जा सके? सुबह का वक्त था, अंधेरा था, धुंध भी थी और अब सर्दियों के मौसम में रात में धुंध पड़ना शुरू होती है और ये कई मरतबा दिन में भी जारी रहती है, मौसम पे डिपेंड करता है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है या ज़ीरो विजिबिलिटी हो जाती है। और जब इस तरह से अगर कोई आहिस्ता से भी जा रहा हो, रफ्तार गाड़ी की कम भी हो, तो कोई ये नहीं जानेगा कि सड़क के उस साइड पे के जहाँ पर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कुछ नहीं होगा कि अगर कोई गाड़ी ख़राब भी होती है या किसी के लिए कोई मुश्किल आती है तो गाड़ी के हैज़र्ड्स ऑन करते हैं, गाड़ी के हैज़र्ड्स ऑन करके बाएं तरफ सड़क के उल्टे हाथ पे गाड़ी को या ट्रक को जो कि ख़राब होता है उसको पार्क कर दिया जाता है कि अगर कोई गाड़ी लेकर गुजर भी रहा है तो वो दोनों लेन्स में से दाएं वाली लेन जो हाई स्पीड ट्रैफिक के लिए होती है उसको यूज़ करेगा कि इन केस अगर कोई इस तरह का वाकया हुआ है तो उनको भी मालूम है कि दाएं तरफ पे से गाड़ी को लेकर गुजरना ज़्यादा मुनासिब है। लेकिन यहाँ पर जो ट्रॉली उल्टी हुई थी वो 24 घंटे तक सड़क के दाएं जानिब रही कि जो सेफ साइड कंसिडर की जाती है ऐसे हादसात में या ऐसे वाकयात में, वहां पर ही ट्रॉली मौजूद थी और फिर ये हादसा पेश आया। अब हम आगे बढ़कर आपको ये वैन दिखाते हैं और वो ट्रॉली दिखाते हैं जो कि अभी भी इस जगह के इस एक्सीडेंट पॉइंट के करीब ही मौजूद है कि जो झुलस गिर उस वैन को देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये एक्सीडेंट कितनी शदीद नौयत का था और उस वैन की अभी हालत क्या है। नाज़रीन, अब हम उस जगह पे मौजूद हैं कि जहां पर ये वैन और ट्रॉली पार्क की गई है। ये साथ में ही एक पेट्रोल स्टेशन है जहां पर इन दोनों को यानी कि वैन को और ट्रॉली को लाकर खड़ा कर दिया गया है। और ये जो वैन है, जो झुलसी हुई वैन है, ये मंजर पेश कर रही है कि उस वक्त ये हादसा जब पेश आया तो क्या कैफियत थी, कितना नुकसान हुआ। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इस वैन में 15 मुसाफिर सवार थे और ये वैन के सिलेंडर की, जो सीएनजी सिलेंडर्स की मैंने बात की है कि जिसके फटने से यह हादसा हुआ और फिर वैन में यकीनन पेट्रोल भी था। यहाँ पर जो मुतल्लिका पुलिस की गफलत है, जो उनकी अदम तवज्जो है, वो इसी नुक्ते पर आके रुकती है कि इस ट्रॉली को, जो मेरी दाएं जानिब ये ट्रॉली है जिस पे अभी भी आप ये देख रहे हैं कि
गन्ना लोड किया गया था और इसको वहाँ से हटाया जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हटाया गया। और आप साथ में वो विजुअल्स भी देख रहे हैं कि इस सड़क पे से अभी भी इसी तरह से ये ट्रॉलीज गुजरती हैं जो कि ओवरलोडेड होती हैं। इनकी ओवरलोडिंग को भी कोई चेक नहीं करता है। कहीं पे भी डिसबैलेंस होगी, तवाज़ुन खोएगी ये ट्रॉली, ये ट्रैक्टर, तो ये उलट सकते हैं और फिर इस तरह के हादसा होते हैं। अब इस वैन को देखते हुए यहाँ पर मुझे जो मुसाफिर सवार थे उनके खून में लथपथ कपड़े भी दिखाई दे रहे हैं। ये देखकर बहुत दुख और बहुत अफसोस होता है कि हम इस तरह के वाकयात को बर वक्त कार्रवाई करके रोक सकते हैं, लेकिन जब हम बर वक्त कार्रवाई नहीं करेंगे तो फिर यही होगा। और वैन के अंदर शायद ही कोई ऐसा हिस्सा हो जो बचा, और उस वक्त की क्या कैफियत होगी कि जब ये हादसा हुआ, जब ये पेट्रोल लीकेज के बाद ये वैन में आग भड़क उठी और मुसाफिरों ने अपनी जान बचाने की यकीनन कोशिश की होगी, लेकिन जब हादसा हुआ तो इतने कम वक्त में लोगों का निकलना नामुमकिन था। और ये अभी जल जल कर वैन के जो टुकड़े हैं वो अभी भी हमें राख की सूरत में वैन में दिखाई दे रहे हैं। जो ड्राइविंग सीट है उसके सामने ना तो स्टीयरिंग दिखाई दे रहा है, सिर्फ कुछ ब्रेक और एक्सेलरेटर के जो पैडल हैं वही दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा वैन का जो अगला हिस्सा है उसमें इसके जो डैशबोर्ड है वो भी जल चुका है। तमाम सीट्स जो हैं वैन की वो भी जल चुकी हैं और हमें ये बताया जा रहा है कि अभी भी कुछ आज़ा यहाँ पर उन मुसाफिरों के वैन में मौजूद हैं जो इस हादसे के नतीजे में झुलस गए। और इस तरफ आते हुए यहाँ पर चूँकि कुछ मुसाफिरों ने जो ज़ख्मी हालत में थे फौरी तौर पर शीशे से बाहर फलांगने की कोशिश भी की होगी कि अपनी जान बचा सकें, और उसी दौरान यहाँ पर ये खून के निशानात भी वाज़े वैन की साइड पर मौजूद हैं। इस पर मज़ीद तफसील जानने के लिए हमारे साथ दीवान आदिल मौजूद हैं, हमारे मकामी रिपोर्टर हैं यहाँ के। दीवान, आप मुझे ये बताइएगा कि ये हादसे की तफसील तो मैंने बता दी तमाम व्यूअर्स को, और ये भी बता दिया कि ये वही सड़क है, ये वही मकाम है जहाँ पर यह हादसा हुआ, जहाँ सानिया गुजरात हुआ और बच्चे झुलस गए थे। उसके बाद हमने ये सोचा कि इस तरह के मज़ीद वाक़यात नहीं होंगे, इक़दामात किए जाएंगे, लेकिन फिर भी इस तरह के वाक़यात हुए। जी बिल्कुल अली भाई, बात ये है कि यहाँ पे तो हर शाख पे उल्लू बैठा है, कोई जिम्मेदार ही नहीं है। 7 बंदों की जानें चली गई हैं, किसी को परवाह ही नहीं है। एक SHO की फ़ोन कॉल थी जिसकी वजह से एक फ़ोन कॉल के ऊपर जो है ये सारा मामला सॉल्व हो जाना था कि अगर वो एक कॉल ही कर देते किसी को भी, एक सिपाही को कॉल करके कहते थे, उसके बस का था ये कि ये ट्रॉली यहाँ से रिमूव करवा देता। बदनसीब वैन जो लाहौर की मंजिल थी जिसकी, और जिसमें 14 अफराद सवार थे, 15 अफराद सवार थे। मौके पे जब हम आए हैं तो अली भाई आपको मैं बताता चलूं कि लाश जो है वो पीसेस में थे, टुकड़े हुए थे, शनाख्त नहीं हो रही थी, शनाख्त काबिल नहीं थी, मुकम्मल तौर पर जल चुकी थी लाशें, टोटली आजाब में लाशें थी। और मुतलका पुलिस स्टेशन से सब इंस्पेक्टर साहब तो मौके पे तशरीफ लाए। हमारे मीडिया के मंडी बहाउद्दीन से आने के बावजूद भी 35 किलोमीटर के दूर से हम पहुंच गए, जबकि मुतलका थाने का SHO यहाँ पे नहीं पहुंचा, वो भी बहुत लेट से आए यहाँ पे। और फौरन से रेस्क्यू को भी, क्योंकि जाहिर है आने में टाइम लगना था, उन्होंने भी मंडी से मूव करना था, आधा घंटा उन्हें भी लग गया। अच्छा, ये बताएं कि ये मैंने अभी देखा है कि जब हम यहाँ पर मौजूद थे मौके पर, तो अभी भी बहुत से ट्रैक्टर्स और उनके साथ ट्रॉलीज लगी हुई लेकर शुगर मिल्स की तरफ ये गन्ना जा रही हैं, ओवरलोडेड हैं कि अगर वो सड़क पे से गुजर रही हों तो पास से गाड़ी का गुजरना बड़ा मुश्किल हो जाता है और बहुत एहतियात से गुजारनी पड़ती है गाड़ी। तो क्या ये ओवरलोडिंग को कोई नहीं चेक करता है? कुछ भी नहीं सर, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। किसने क्या चेक करना है यहाँ पे? तो बस अपना निजाम चलाना है, हर बंदे ने अपनी अपनी ड्यूटी करनी है, जैसी करनी है वो सारी दुनिया को पता है जो हो रहा है, जो मामला है यहाँ पे। अगर कोई इतना, मेरा मतलब है, इतना सा भी ध्यान दे लेता तो ये इतना बड़ा सानिया ना होता। एक घर का माँ बेटा उजड़ गए इसमें, बहन भाई उजड़ गए इसमें, तबाह हो गए, फौत हो गए, छोटे छोटे बच्चे यतीम हो गए हैं। उन्हें उनका महरम किसी ने क्या लगाना, उनकी क्या किसी ने मदद करनी, उनके घर कोई फातिया कहने के लिए नहीं गया। मुतलका ना DPO गया, ना DCO, ना सूबाई वजीर, ना MPA, ना MNA, ना कोई जाएगा किसी, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता। शायद हमारा प्रोग्राम होने के बाद शायद कोई किसी को कुछ शायद कोई ख्याल कर ले, कोई फर्क किसी को पड़ जाए। नाज़रीन, आपने दीवान की सारी तफसील सुनी और दीवान ने बताया कि किस तरीके से यहाँ के हुकाम पहले भी सो रहे थे, जब वाक़या हुआ तब भी सो रहे थे और अभी भी सो रहे हैं, और ज़रा उन पर कोई भी एक नुक्ता बराबर भी लगता है कि इस वाक़े का असर नहीं हुआ। अब तक शो में हमने जिस एक और हादसे की, जो कि इसी सड़क पर हुआ था पिछले साल सन 2013 में, जिसको सानिया गुजरात कहा जाता रहा,
और बहुत से बच्चे झुलस गए। उस वाक़े के बाद के जिसमें हंसते बसते घर उजड़ गए, घरों की खुशियाँ जो हैं वो ख़त्म हो गई, उन घरों के रहने वाले जो अफराद थे उनके चेहरे मुरझा गए, उनकी आंखों से आंसू टपक रहे थे और उनका जो दुख है वो नाकाबिले बयान था। उसके बाद तो ये सब नहीं होना चाहिए था। इस मौके पर हम आपको उस वक्त जब हमने प्रोग्राम आकर यहाँ पर किया सानिया गुजरात का और हमने फैमिली से बात की थी, उस वक्त उन पर क्या बीत रही थी, ज़रा आपको एक दफ़ा फिर वो दिखाते हैं और फिर मज़ीद इस वाक़े की तफसील आपकी खिदमत में हम पेश करेंगे। आपको ऐसी कौन सी बात है सबसे ज़्यादा हाशिम की जो याद आती है? जहाँ भी देखती हूँ वही नज़र आते हैं। सही बात है, 6 दिन हो गए। बच्ची को अपनी उस हालत में देखकर अस्पताल में लेकिन तकलीफ तो बहुत होती है। बहुत तकलीफ हुई, मैं अपनी बच्ची को देख के बहुत तकलीफ हुई मुझे। जिस वक्त असी उत्थे अपने संत अपनी आप बोल के जिस वेख्या मेरी बाजी दी पट्टी आई मेरे हाथ में आ गई, संत पैरों थलो जमीन निकल गई सन, कोई पता नहीं साढ़े ना की बन गया मेरा वीरा। बहुत कोशिश की मैंने उसको निकालने की, लेकिन निकाल नहीं पाया। जिस टाइम मैं उनको उस टाइम छोड़ा जिस टाइम उनको आग लग गई है। नाज़रीन, आपने सुना और देखा कि सानिया गुजरात के बाद जिन घरों के वो बच्चे थे, जिनके जिगर के वो टुकड़े थे, जो उस वाक़े के बाद उनसे बिछड़ गए, उन पर क्या बीत रही थी। आज के प्रोग्राम में हम जिस हादसे की बात कर रहे हैं उसकी तफसील आपको पहले भी बताई। 8 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे, 7 उसी वक्त मौके पर झुलस गए, एक अस्पताल में जाकर अपने ज़ख्मों की ताब न लाते हुए अपनी जान से हाथ धो बैठा। इस वाक़े की मज़ीद तफसील जानने के लिए हमारे साथ यहाँ पर एक एनी शाहिद मौजूद हैं, उनसे हम इनकी तफसील जानते हैं। भाई अपना नाम बताइएगा। शफाकत। शफाकत, ये बताएं कि ये हादसा किस वक्त पेश आया? ये सर तकरीबन 3-2:30 तकरीबन ट्रॉली यहाँ पर उल्टी थी। रात के वक्त? जी नहीं, दिन के वक्त। दिन के वक्त, जी ठीक है। तो लेकिन हमें महसूस हुआ कि हादसा का शिकार हो सकता है किस्म। असा फिर पुलिस ने फ़ोन किया है, 2-3 दफ़ा किया पुलिस ने। अच्छा, आप बता रही हैं 2:30-3 बजे जो ये आप ट्रॉली उलटने का बता रहे हैं कि ये दिन के 2:30-3 बजे ट्रॉली उल्टी थी? जी बिल्कुल, ठीक है। फिर असा पुलिस ने फ़ोन किया है 2-3 दफ़ा। फिर ट्रैले वाला जेह्ड़ा उन्होंने आख्या वा तुसीं इंज करो, ट्रैले दी ट्रैक्टर दी लाइटां बाहर कबो पर मुंह करके, ताकि पता चले कि जी हम पे कोई ट्रॉली उल्टी हुई है। जी बिल्कुल। तो वो फिर आसाना दा वा असीं खलोने आ, ट्रैक्टर खलाने, फिर असीं अपने फिर कम नूं लग ले तो फिर इत्थे चले गए। ठीक है। और ये जो वैन का एक्सीडेंट हुआ ये किस वक्त हुआ? ये सुबह तकरीबन 5 बजे ना 4:30 बजे ना 4:30-5 बजे ये सुबह सवेरे जो है, ये अंधेरा था उस वक्त, धुंध भी थी? जी बिल्कुल, धुंध सख्त थी, सख्त धुंध थी और दिखना जो है वो सड़क पर बहुत मुश्किल था उस वक्त। तो उसके बाद फिर आप यहीं पर की मौजूद थे जब ये हादसा हुआ या उस वक्त आप सो रहे थे? नहीं, यहाँ से कुछ देर बाद आया, यहाँ हमारे मुंशी थे, उन्होंने फ़ोन किया पुलिस को 2 दफ़ा। ठीक है। फिर हमारे मालक ने किया 2 दफ़ा फ़ोन। ठीक है। पुलिस ने फिर हमारी गाली को नहीं गोली छोड़ी, पुलिस ने तवज्जो नहीं दी, सुना कर दिया। जी बिल्कुल। अच्छा, क्या उस वक्त मुसाफिर ऐसे थे जो जख्मी थे और कह रहे थे हमारी मदद करो, हमें अस्पताल ले जाओ, आग लगी हुई थी, झुलसे हुए थे, या सब के सब उस वक्त खत्म हो गए थे, या नहीं लगता था कि कोई बचेगा? जी 2-3, एक ड्राइवर थे, ड्राइवर की पिछली सीट थे 2 आदमी जो वो चला रहे थे, दूसरे आदमी जो बेहोश थे उस ड्राइवर सीट पिछली सीट, और हर तरफ धुआं ही धुआं था। जी बिल्कुल, धुआं। तकरीबन 10-15 मिनट बाद आग लगी। यहाँ पर फिर बाद में पुलिस में से कौन आया था? पुलिस में सुबह आए थे। सुबह आए थे जी। उस वक्त मौके पे फिर नहीं आए? और ये जो आग बुझाने वाला अमला है, फायर ब्रिगेड वगैरह वाला, ये कब आए? ये भी तकरीबन 10 बजे ना लेट आए ये। उस वक्त आने का फायदा ही कोई नहीं था, काम खत्म हो चुका था, जल रही है उसके बाद, गाड़ी तो जल चुकी थी और मुसाफिर भी जल चुके थे, झुलस चुके थे, उसके वक्त उनका आने का फिर फायदा ही कोई नहीं था। बिल्कुल। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई कि आपने हमें तफसील से आगाह किया। और इस मौके पर हम एक और बात कहते रहें कि ये हमारे भाई यहाँ के एनी शाहिद हैं, इन्होंने देखा कि जब ये यहाँ पे ट्रॉली उल्टी, और इन्होंने ये भी बताया कि पुलिस को 3 दफ़ा फ़ोन किया, पुलिस नहीं आई। जब ये हादसा भी हुआ, वैन आकर ट्रॉली में हिट की, उसके बाद भी पुलिस को कहा, लेकिन पुलिस ने उस पर भी तवज्जो नहीं दी और बहुत देर बाद आए। और अगर पुलिस पहले, एक दिन पहले, 24 घंटे पहले ये ट्रॉली उल्टी थी और सड़क के एक तरफ पड़ी हुई थी,
तो अगर आके उसको वहां पर हटा दिया जाता तो ये हादसा पेश ना आता। और पुलिस से भी हम ये कहेंगे कि ये भाई ने जो भी तफसील बताई है, इसको तफसील बताने की सजा न दी जाए, इसको आके बाद में जो है वो तंग न किया जाए, क्योंकि अगर इसको आगे बाद में तंग किया जाएगा तो हमें फिर आना पड़ेगा यहाँ पर, आके हम फिर एक दफ़ा पुलिस से ही पूछेंगे कि आपने एक गफलत तो की और अपनी गफलत पे, अपनी गलती पर, अपनी कोताही पर पर्दा डालने के लिए आपने आकर इनको भी डराना धमकाना शुरू कर दिया, और अगर कोई सच बोल रहा है तो सच की आवाज भी दबाने की आप कोशिश कर रहे हैं। ऐसा ना हमने होने दिया है और ना हम ऐसा होने देंगे। जाने कब होंगे कम इस दुनिया के गम, जाने कब होंगे कम इस दुनिया के गम, जीने वालों पे सदा बेजुर्म खता होते जा रहे हैं सितम, जाने कब होंगे कम। आज के प्रोग्राम में हम इस अफसोसनाक हादसे के हवाले से बात कर रहे हैं कि जिसमें एक मुसाफिर वैन में सवार मुसाफिर अपनी मंजिल की तरफ गामजन थे कि रात की तारीकी में मेन हाईवे पर ये हादसा पेश आया और उसके नतीजे में वैन में सवार मुसाफिर झुलस गए। जब ये वाक़या पेश आया तो इसकी वजूहात तो आपने पहले सुनी, एक दफ़ा फिर आपको बयान किए देता हूँ कि एक ऐसी ट्रॉली जो कि मेन सड़क पर उल्टी हुई थी, और उल्टे हुए चंद मिनट नहीं या चंद घंटे नहीं बल्कि लगभग 24 घंटे हो चुके थे, और उस ट्रॉली को वहाँ से हटाया नहीं गया। धुंध के नतीजे में वैन ड्राइवर को ये नज़र नहीं आया कि सामने ट्रॉली थी, और फिर ये हादसा हुआ जिसमें पेट्रोल भी था, आग लग गई और वैन भी जल कर राख हो चुकी। अब हम मौजूद हैं मोहम्मद अशरफ के घर में, और उनके अहल खाना हमारे साथ हैं, उनके भाई, उनकी अहलिया और उनके बच्चे। मोहम्मद अशरफ इस हादसे में ना सिर्फ ख़ुद उनकी वफ़ात हुई बल्कि उनकी बहन और उनके भांजे की भी, यानी कि एक माँ भी थी और एक बेटा भी था। हम सबसे पहले मोहम्मद अशरफ के बड़े भाई से बात करते हैं और जानते हैं कि इन तक क्या कोई दाद रसी के लिए आया मोहम्मद अशरफ के हवाले से, क्या ये हमें तफसीलात बता सकते हैं, और इनकी नज़र में इस वाक़े का ज़िम्मेदार कौन है। यकीनन बहुत अफसोसनाक वाक़या है, और इसलिए भी इसका हमें ज़्यादा अफसोस है कि ये होने से रोका जा सकता था। अगर बर वक्त वहाँ पर ट्रॉली हटा ली जाती और वो तमाम इंतज़ामात किए जाते जिनका इस मौसम में, कि जब रात में ख़ास तौर पे धुंध काफ़ी होती है, वो अगर इंतज़ामात हुए होते तो ये सब ना होता। आपके भाई की वफ़ात की ख़बर, और साथ में ना सिर्फ ये कि आपके भाई थे बल्कि आपकी हमशीरा भी थी, आपका भांजा भी था, ये इतलात आप तक कैसे और कब पहुँची? सुबह 4:30 बजे से उन्होंने तो गड्डी उत्ते पे बनने, तकरीबन 5:30 बजे मैं दुकान ते गया, जाकर दुकान का दरवाज़ा खोले, दुकान खोल के मैं अंदर बैठा, भांजे मेरे ने फ़ोन किया कि मामू ने फ़ोन करो। बुसाल तो इतला ये कोल पहुंची है भाई गड्डी का एक्सीडेंट हो गया। मैं अपने भाई का नंबर लाया, को नहीं लगा, फिर भांजे का नंबर लाया, को नहीं लगा। उस तो बाद इन छोटा भाई का भांजा कमर आ गया मेरे को, इस आख्या कोई पता लगा नंबर को नहीं लगता पाया, जब खेल मुक गई। धुंध इतनी शदीद सी कि सन अपना अपन यकदम अगे लहर आ जानी, कोई चीज़ नहीं मिलती। असी पहलो रेस्क्यू वाले ने फ़ोन किया, उन्हें आख्या भी हस्पताल नंबर देने उत्ते फ़ोन करो। हस्पताल भी फ़ोन किया, उन्हें आख्या असी कुछ नहीं दस सकते, तुम आप पहुँच के अपने देखता। असी हस्पताल को भी अगे निकल गया, सन कोई चीज़ नहीं दसी। फिर बाद चो हस्पताल पहुँचे हैं, जख्मियों ने वेख्या, कोई नहीं सन दसी। उन्हें आख्या जी तुहाडे इधर कोई मईत पे न। जिस वक्त असी उत्थे अपने सन तो अपनी आप बोल के जिस वेख्या, मेरी बाजी की पट्टी आई मेरे हाथ में आ गई सन, तो पैर थलो जमीन निकल गई सन, कोई पता नहीं साढ़े ना की बन गया मेरा वीरा, मेरा वीरा, और शायद जुलस गई। मासा जी, मोहम्मद अशरफ की अहलिया भी हैं, आपके शौहर तो अब इस दुनिया में नहीं, लेकिन अब बच्चों की परवरिश कैसे होगी,
आपके बच्चों में 2 बच्चे ऐसे भी हैं कि जिनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है? इन्हां दी नज़र भी कोई नहीं, ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, 2 ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ? ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉੱਜੜ ਗਏ ਆ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣੇ वालदा भी जी हमारे साथ हैं। आपके लिए बात करना तो मुश्किल है, लेकिन आपके लिए भी ये बहुत बड़ा सदमा है। आपकी बेटी भी थी, आपका नवासा भी था, आपका बेटा भी था। आपके घर से 3 जनाजे उठे जी, और अब से कुछ दिन पहले ही इंसान ने सोचा नहीं होता कि जो कहीं किसी और के हवाले से कोई ख़बर सुनी होती है, और यहीं पर हम कहते हैं कि खौफ खुदा ज़रूर होना चाहिए, और ख़ास तौर पे उन लोगों में खौफ खुदा ज़रूर होना चाहिए जो लोगों की ज़िंदगी बचा सकते हैं, कि अगर वो जागते रहें, अगर वो अपने पेशे के साथ गफलत ना करें, कि अगर वो ये सोचें कि खुदा न खास्ता जो आज किसी के साथ हुआ है वो कल को उनके यहाँ भी हो सकता है। सर मैं यही चाहता हूँ कि वो देखे ना, वो ट्राली हटा देते तो शायद हमारी जो जानें बच जाती, हम सोगवार ना होते। तो पहले मेरे पापा गुजर गए हैं, वो कुछ अरसा पहले, फिर मेरे माँ भी गुजर गई, अब हम सिर्फ 2 बहन भाई रह गए हैं। हमारे साथ जी मोहम्मद अशरफ साहब का बेटा भी है। हमजा, आपके वालिद का इंतकाल हुआ, वो फौत हो गए। नजर नहीं। इसके अलावा और आप क्या तफसील बता सकते हो? वो आगे ट्रॉली थी, फिर वो गए हैं धुंध की वजह से, वो गाड़ी लग गई है, ड्राइवर फिर फौत हो गए। फिर वो हमारे 3 फौत हो गए। आप सबके जी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने एक ऐसे घर से, एक उन घर वालों की तकलीफ़, उनका दर्द सुना कि जिनके यहाँ से 3 जनाजे उठे। मोहम्मद अशरफ, उनकी बहन और उनका भांजा, यानी कि इसमें एक माँ और एक बेटा भी थे। बच्चे यतीम हो चुके हैं। इस घर की खुशियाँ कि जैसा कि इस घर से रूठ गई हों। कहना इनका भी वही है जो वक्फे से पहले जब हम उस जगह पे मौजूद थे कि जहाँ पर ये वाक़या पेश आया, और उस वैन के पास, उस ट्रॉली के पास हम मौजूद थे जो अब एक पेट्रोल स्टेशन पे मौजूद हैं। वहाँ के ऐनी शाहिद ने भी हमें यही बताया कि पुलिस को इतला दी गई थी, लेकिन पुलिस वहाँ पर नहीं आई। किसी ने वहाँ से ट्रॉली को हटवाना ज़रूरी नहीं समझा। और इससे भी बड़ी अफसोस की और चौंका देने वाली हकीकत ये है कि ये जो हादसा हुआ है, इस हादसे से तकरीबन 15 दिन पहले इसी सड़क पर चंद किलोमीटर के फासले पर एक और हादसा हुआ था, और वहाँ पे भी इसी तरह से एक ट्रॉली खड़ी हुई थी जिस पर गन्ने लोड हुए थे। शुगर मिल्स में आजकल काफ़ी ज़्यादा इन ट्रॉलीज़ की आमदोरफ्त है, और उस ख़राब ट्रॉली की वजह से वहाँ भी उस हादसे में एक कार, एक वैन और एक कोस्टर का तसादुम हुआ था, और वहाँ पे भी बहुत से लोग ज़ख्मी हुए थे। तो उस वाक़े के बाद ये देखते हुए कि वहाँ भी वाक़या कुछ इसी तरह की नौइयत का था, तब तो हुकाम को जाग जाना चाहिए था, तब तो उनको वो तमाम इंतज़ामात करने चाहिए थे। और इसमें भी ये है कि ये हादसा होने से पहले पूरा मौका मिला
24 घंटे गुजर गए कि वहाँ पर ट्रॉली खड़ी थी, पर कोई वहाँ पर गया नहीं कि उस ट्रॉली को हटाया जाए। अब इस पर यकीनन जो अफसरान बाला हैं उनको भी तवज्जो देनी है, उनको भी सोचना है कि ये क्या उनकी भी जिम्मेदारी अब बनती है, और यकीनन बनती है कि इस वाक़े के हो जाने के बाद उन्होंने सही से पूछगछ नहीं की, अभी तक किसी को गिरफ़्तार नहीं किया, किसी अहलकार को मुअत्तल नहीं किया मुतलका थाने के कि आपको जब ये इत्तला मिल गई थी तो आप वहाँ पर क्यों नहीं गए। इस पर मज़ीद बात होगी एक ब्रेक के बाद। आपके थाने को 24 घंटे पता ही नहीं चला? जी बिल्कुल नहीं पता चला जी। बाकी ये एरिया आपको पता है थाने का बड़ा होता है, तो उस वक्त कोई गाड़ी नहीं उधर से गुजरी होगी। बहुत कोशिश की मैंने उसको निकालने की, लेकिन निकाल नहीं पाया। जिस टाइम मैं उनको उस टाइम छोड़ा जिस टाइम उनको आग लग गई है। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद प्रोग्राम हम लोग। और आज के प्रोग्राम में हम इस अफसोसनाक हादसे के हवाले से, जिसको अगर सानहा कहा जाए तो गलत नहीं होगा, कि तफसीलात अब तक पहुंचा रहे हैं। वक्फे से पहले हमारी मुलाकात हुई मोहम्मद अशरफ के लवाहिकीन से। मोहम्मद अशरफ भी उस मुसाफिर वैन में सवार था कि जब ये हादसा हुआ और झुलस गया। अब हमारे साथ मौजूद है साकिब। साकिब भी उस वक्त वैन में मौजूद था और अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने ज़िंदगी दी और बच गया। ज़ख्मी हालत में हमारे साथ है। बात करना बहुत मुश्किल है, लेकिन कोशिश करेंगे कि कुछ तफसीलात हम साकिब से जान सकें। साकिब, जैसा कि मैंने कहा कि अल्लाह ताला ने आपको ज़िंदगी दी है, आप शदीद ज़ख्मी हुए लेकिन आप बच गए। ये बताइए कि उस वक्त वैन में जब आप सवार थे तो आप किस जगह पे वैन में बैठे हुए थे? क्या मुझे समझ नहीं आ रही। आप वैन में कहाँ, किस सीट पे बैठे हुए थे? फ्रंट के पीछे बैठे थे। फ्रंट के बिल्कुल, यानी कि ड्राइवर के पीछे थे आप। जी। तो जब ये हादसा हुआ तो उस वक्त सामने कुछ नज़र आ रहा था या धुंध थी? बिल्कुल नहीं, मुझे कुछ नहीं नज़र आ रहा था। धुंध थी बहुत ज़्यादा? ज़्यादा धुंध थी। तो गाड़ी की रफ्तार कितनी होगी उस वक्त? 50-60 हो गई, ये होगी। ज़्यादा रफ्तार नहीं थी? नहीं थी। और जब ये हादसा हुआ तो उस वक्त फौरी तौर पर वैन को आग लग गई? नहीं, फौरी तौर पर नहीं लगी। तकरीबन 2-3 मिनट बाद लगी। 2-3 मिनट के बाद? जी। तो क्या इस दौरान लोगों ने कोशिश की कि वो वैन से बाहर निकलें? जो मुसाफिर थे उन लोगों ने कोशिश की बाहर निकलने की, लेकिन मुझे नहीं पता कि कैसे निकले। हमारे पीछे जो बैठे थे। आप क्या वैन से निकल पाए या नहीं? नहीं, मैं टांगे जो थी मैं उधर फंस गया था जिस टाइम एक्सीडेंट हुआ था। जब मैं उस टाइम मुझे कोई पता नहीं है, अकेला रह गया था, दूसरे निकल गए थे। अब वैन में अकेले रह गए थे? फ्रंट वाले जो 4 थे वो भी भाई था जो कज़न मेरा, उसने आवाज़ दी थी, मेरे आवाज़ नहीं निकली थी। नाज़रीन, इस मौके पर हम आपको ये भी बता चलें कि साकिब तो ख़ुद ज़ख्मी है, लेकिन बदकिस्मती से इस वैन में साकिब के वालिद और चचाज़ाद भाई भी था और दोनों का ही इंतकाल हो गया, दोनों ही झुलस गए। आपने बताया कि आप फंस गए थे, निकल नहीं सके थे। आपके वालिद और आपका चचाज़ाद भाई ये दोनों भी आपके साथ ही थे, साथ साथ बैठे हुए थे? कज़न था जो वो फ्रंट पे बैठा हुआ था। वो बिल्कुल फ्रंट पे था? फ्रंट पे। और आपके वालिद? वालिद हमारे साथ बैठे थे। और कहाँ जा रहे थे आप? लाहौर दवाई लेने के लिए। किसके लिए? वालिद की। वालिद साहब की? जी। तो आपकी वालिद साहब से क्या आखिरी बात हुई इस हादसे से? नहीं, कुछ नहीं बात हुई। मैं वालिद साहब को बुलाता रहा था लेकिन वो बोल नहीं पाए, कुछ कह ही नहीं सके? कुछ नहीं कह सके। तो आपको यकीन उस लम्हे पे अपनी फ़िक्र तो थी ही, पर अपने से ज़्यादा अपने वालिद साहब की फ़िक्र होगी? जी, फ़िक्र थी, लेकिन बहुत कोशिश की मैंने उसको निकालने की, लेकिन निकाल नहीं पाया। जिस टाइम मैं उनको उस टाइम छोड़ा जिस टाइम उनको आग लग गई है। ये हमारी ज़िंदगी का बहुत बुरा सदमा है। मैं ताज़ क़यामत तक मैं ये सदमा भूल नहीं पाऊँगा। कितनी देर में वहाँ पर कोई पहुँचा मदद के लिए? कोई पुलिस वाले? पुलिस वाले आग लगी हुई थी उस टाइम पहुँचे थे, वो मुझे लेकर हॉस्पिटल चले गए थे। कोई आग बुझाने के लिए कोई गाड़ी आई? गाड़ी बहुत लेट आई थी। अच्छा, ये बताइए कि आपकी नज़र में क्या ये
कसूर वैन ड्राइवर का था या उस ट्रॉली का था, उस ट्रैक्टर वाले का था कि जिसकी ट्रॉली वहाँ नहीं, पर? ड्राइवर का नहीं था कसूर। ड्राइवर अपना लाइन पे ठीक जा रहा था, स्पीड भी नहीं थी बिल्कुल, स्पीड भी सही सी 50-60 ते धुंध सी एकदम सामने से धुंध आई, ट्राली आगे आ गई, कुछ नहीं। फिर आपको कोई मिलने के लिए आया, किसी ने आके अफसोस का इजहार किया घर पे? जी सब आए। कौन, कोई पुलिस वालों में से कोई आया? नहीं, पुलिस में वैसे कोई नहीं आया। वैसे आपके रिश्तेदार वगैरह? रिश्तेदार सब आए। नाज़रीन, अपने लवाहिकीन की गुफ्तगू सुनी और उनका दर्द वाज़े है। अब हम मौजूद हैं मुतलका थाने के SHO साहब के साथ। हम पहले मुतलका थाने गए, वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे, हमें पता चला कि वो गश्त पर हैं, तो सोचा चलकर वहीं पर उनसे मुलाकात की जाए और उनसे पूछा जाए कि आखिर ये वाक़या हुआ किस तरह से और क्या पुलिस अपनी गफलत या अपनी ज़िम्मेदारी कबूल करती है कि उनको उस वक्त वहाँ पर पहुँच के ट्रॉली को हटाना था, लेकिन वहाँ पर लगभग 24 घंटे तक ट्रॉली मौजूद रही और उसको वहाँ से हटाया नहीं गया। इस पर बात करते हैं मुतलका थाने के SHO से। महमूद शाह साहब, ये वाक़या जो अब से कुछ रोज़ पहले हुआ, आपके थाने के हदूद में हुआ और इसमें लोग झुलस गए और बहुत सुबह सवेरे वाक़या हुआ जिसमें एक ट्रॉली जो थी वो उल्टी हुई थी, धुंध थी, नज़र नहीं आया और हाईएस्ट जो है वो जाके ट्रॉली को हिट हुई और फिर उसके बाद धमाका हुआ। पेट्रोल भी था गाड़ी में, CNG सिलेंडर भी थे। ये बताइए कि आपकी क्या रिपोर्ट है, इसके लिए ज़िम्मेदार कौन है? देखें जी, ये कोई एक फैक्टर मैं उसमें नहीं बता सकता कि जी ये बंदा ज़िम्मेदार है। ये मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं। पहले नंबर पे ये एक ऐसी लोकेशन पे हुआ है जहाँ पे दो रोया सड़क है और वहाँ पे कोई स्पीड लिमिट का साइन नहीं है। कैरेज वे पे जो है ना, सेकंड लेन में एक गन्ने वाली ट्राली जिस पे इम्प्रॉपर लोड था वो ब्रेक डाउन हो गई। अब वहाँ पे एक कट है जिसको यू टर्न बोलते हैं, ये एन उसके ऊपर हुआ है। तो उसको उसमें फिर उस वक्त धुंध थी, जिस वक्त ये वाक़या हुआ है ना, धुंध पैकेट्स की शक्ल में थी। एक ओवर स्पीडिंग हाइस आई तो वो उसमें घुस गई। उसमें आप कैसे कह सकते हैं कि ओवर स्पीडिंग थी? क्योंकि वो इतनी शिद्दत से घुसी कि उस ट्रॉली के नीचे वो उसकी जो आयरन बॉडी थी ना वो अंदर तक दंस गई। क्या ये उसकी गफलत नहीं है कि जिसका वो ट्रैक्टर और जिसकी वो ट्रॉली है कि लगभग कोई तकरीबन 24 घंटे पहले ये ट्रॉली उल्टी थी, वहाँ से ट्रॉली उठाई नहीं गई? नहीं, इसमें उसके खिलाफ केस रजिस्टर हुआ है 322। केस रजिस्टर हुआ है तो अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? तो चूंकि उस वक्त वो मौके से फरार हो गया था, उसका नाम नहीं पता चल सका, नामालूम ड्राइवर के खिलाफ हुआ है। दूसरी जिम्मेदारी उसकी भी है जिसने इम्प्रॉपर लोड उस पर डाला है। तीसरी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज में फिर ट्रैफिक की जिम्मेदारी थी कि उसके पीछे जो है रेड लाइट्स लगाती, उसकी स्पेसिफिकेशन, उसके लोड को प्रॉपर करती। उनकी तो जिम्मेदारियों की बात ना करें, वो तो लगता है कि वो गफलत की नींद सो रहे हैं, क्योंकि आज भी मैंने उसी सड़क पर जाकर देखा है कि जो ट्रॉलियां हैं उनके ऊपर इतना ओवरलोड है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। कोई चेक करने वाले नहीं है कि ट्रॉलियों के ऊपर लोड कितना लेके जाया जा रहा है, क्या ये ट्रॉली जो है वो इसको ट्रैक्टर ट्रॉली सह सकती है, जरा सा कहीं पर डिसबैलेंस होगी उलट जाएगी। जी, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ। अच्छा, उम्मीद करता हूँ कि जो अगली बात कहने जा रहा हूँ उससे भी आप इत्तेफाक करेंगे, वो यही है कि आपके मुतलका थाने के एहलकारों को वहाँ पे जो पेट्रोल स्टेशन है उस जगह पर कि जहाँ पर ये वाक़या हुआ उसके बिल्कुल सामने वो पेट्रोल स्टेशन है, उनकी तरफ से फ़ोन किया गया है, एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, बल्कि 3 दफ़ा, और कहा गया है कि आप आकर यहाँ पर खुद से कुछ कीजिए, ये ट्रॉली यहाँ पर उल्टी हुई है, कोई हादसा खुदा न खास्ता पेश आ सकता है। इससे पहले भी सड़क पर हुआ है, लेकिन आपके थाने से कोई गया ही नहीं वहाँ पर। नहीं, मैं खिलाफ करता हूँ, मुझे इस बारे में किसी ने कोई इतला नहीं दी। आप कब मौके पे पहुँचे? मैं तकरीबन 5:20 पे वहाँ पे पहुँचा हूँ। तो जितनी रेस्क्यू हो सकती थी, एमरजेंसी सर्विसेज जो हो सकता था, जैसे हमने ज़ख्मियों को उठाया है वहाँ से, फिर उनको हॉस्पिटल लेके गए हैं। इतलात ये है कि आप तो सबसे आखिर में पहुँचे, आपके थाने से पहले सब इंस्पेक्टर साहब पहुँचे हैं, DSP साहब पहुँचे हैं, आप सबसे आखिर में पहुँचे हैं। हाँ जी, लेकिन ये है कि 5:20 पे जब मैं पहुँच गया था उधर। ये कितनी देर बाद आप पहुँचे? फिर तकरीबन 25-30 मिनट के बाद मैं पहुँचा। लेकिन फिर ये सबका क्यों कहना है कि जी वो रेस्ट पर हैं, वो अवेलेबल नहीं है,
और इसलिए मौके पर नहीं आ सके। क्योंकि मेरी नज़र में जो फ़ोन किया गया है ये ज़िम्मेदारी के साथ, इंतहाई ज़िम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूँ कि आपके थाने में फ़ोन गए हैं, बार बार फ़ोन गए हैं, और ये भी इंतहाई ज़िम्मेदारी के साथ मैं आपको कह रहा हूँ कि आज भी उसी सड़क पर, उसी जगह से कुछ फासले पर 2 और ट्रॉलीज इसी तरह से रुकी हुई हैं। आपके थाने को 24 घंटे पता ही नहीं चला? जी बिल्कुल नहीं पता चला जी। बाकी ये एरिया आपको पता है थाने का बड़ा होता है, तो उस वक्त कोई गाड़ी नहीं उधर से गुजरी होगी। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ थे मुतलका थाने के SHO महमूद शाह साहब, जिनसे हमारी बात हुई और हमने उनसे तफसील जानी कि ये वाक़या सारा हुआ किस तरह से और ज़िम्मेदारी किस पर आयद होती है, ये भी हमने बात की। और ज़िम्मेदारी का तयन करते हुए SHO साहब का ये कहना था कि सबसे पहले ज़िम्मेदारी उस ट्रैक्टर वाले की है जिसकी वो ट्रॉली थी जो वहाँ पर उलट गई, और उलटने के बाद उसको उसने हटाया नहीं, उसकी गफलत थी, लापरवाही थी, और इसी के मुताबिक FIR दर्ज की गई है और उसमें दफ़ा लगाई गई है। और फिर दूसरे नंबर पे कहा जा रहा था कि जी वैन जो हाइस का ड्राइवर था उसकी ज़िम्मेदारी थी, जो कि हमारी नज़र में उसकी ज़िम्मेदारी सबसे आखिर में आती है, क्योंकि SHO साहब का खुद यह कहना था कि उस दिन धुंध थी और पैचेस में थी, पॉकेट्स में थी, थ्रू आउट सड़क पे धुंध नहीं थी, तो इसमें उसकी ज़िम्मेदारी कम हो जाती है क्योंकि वो उस सड़क पे गाड़ी चला रहा है जिस पे रफ्तार की कोई हद नहीं है मुकर्रर, और वो फास्ट लेन में था, और अगर वो गाड़ी की रफ्तार 100 भी होगी और एकदम पॉकेट्स में धुंध आएगी तो उसको तो नहीं पता चलेगा, और वहाँ से ट्रॉली का हटाया जाना बर वक्त बहुत ज़रूरी था। SHO साहब ने ये बिल्कुल साफ इनकार कर दिया कि जो उनके थाने में कोई कॉल नहीं आई, किसी ने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, उन्होंने कहा कि जी मेरी नॉलेज में भी नहीं है, जबकि उनका थाना है, उनकी नॉलेज में यकीनन होना चाहिए कि उनके थाने में 2 नहीं बल्कि 3 बार वहाँ के लोगों की तरफ से, मकामी लोगों की तरफ से, उस पेट्रोल पंप के मालिक की तरफ से, उनके जो और लोग वहाँ पर काम करते हैं उनकी तरफ से कॉल की गई थी मुतलका थाने में, और उनसे कहा गया था कि आप आकर इस ट्रॉली को यहाँ से हटवाइए क्योंकि खुदा न खास्ता कोई हादसा हो सकता है, लेकिन किसी ने कोई परवाह नहीं की। अगर कोई पुलिस एहलकार वहाँ पे आया भी जिससे कहा गया कि आप गाड़ी की लाइटें यहाँ पर ऑन कर दें ताकि अगर कोई गाड़ी आती है तो उनको पता हो कि यहाँ पर एक ट्रॉली उल्टी हुई है तो ये हादसा नहीं होगा, वो आए वहाँ पर, लेकिन आने के बाद जाकर कहीं और बैठे रहे, सड़क पर उन्होंने तवज्जो नहीं दी। तो पुलिस को अपनी गफलत का भी एहसास करना होगा, क्योंकि अगर ये सब बर्बाद कर दिया जाता तो ये हादसा पेश ना आता। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मुझे मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।